हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने ठोसों पर गैसों के अधिशोषण के बारे में पढ़ा था। आज हम ठोसों पे गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कारक है अधिशोषक। तो अधिशोषक मतलब वो पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को अपनी सतह पे अवशोषित करता है। तो यहाँ पे हम ठोस पे गैसों के अधिशोषण को देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे अधिशोषक ठोस होगा। तो इस तरीके से ठोस की सतही क्षेत्रफल पर ये निर्भर करता है अधिशोषण। यानी अगर हम एक ठोस पदार्थ ले रहे हैं तो ठोस पदार्थ को अगर हम क्रिस्टल अवस्था में लेने के बजाय उसको अगर हम चूर्ण अवस्था में लें, मतलब कोलाइडल अवस्था में लें, तो उस अवस्था में हम देखेंगे उसका सतही क्षेत्रफल अधिक होगा, और जब उसको क्रिस्टलीय अवस्था में लेंगे तब उसका सतही क्षेत्रफल कम होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो चूर्ण होगा वो अपनी सतह पे गैसों का अधिशोषण अधिक करेगा, और जो क्रिस्टल अवस्था में ठोस होगा वो अपनी सतह पर गैसों का अधिशोषण जो है कम कर पाएगा। सेकंड है अधिशोषक की प्रकृति पर। तो अधिशोषक यानी ठोस की प्रकृति पर। तो ठोस की प्रकृति यानी ठोस की सतह पे ठोस अपनी सतह पे गैसों को अधिशोषित करता है। तो ये अधिशोषण जो होता है ये एक बल के कारण होता है। तो ठोस की सतह पे एक बल कार्य करता है, जिस बल से ठोस जो होता है अपनी सतह पे गैसों को अधिशोषित कर पाता है। तो अगर वो बल जो है प्रबल होगा, अधिक लगेगा, तो यहाँ पे जो अधिशोषण होगा वो अधिक मात्रा में होगा। लेकिन अगर बल कमजोर होगा, कम लगेगा, तो वहाँ पे अधिशोषण जो होगा कम मात्रा में होगा। थर्ड है अधिशोषित पदार्थ यानी गैस की प्रकृति पर। अधिशोषित पदार्थ मतलब कि वो पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ की सतह पर अवशोषित हो रहा है, तो उसकी प्रकृति पर। तो यहाँ गैस की प्रकृति हम देख रहे हैं। तो अगर जो गैस है उसका क्रांतिक ताप अगर अधिक है, तो क्रांतिक ताप अधिक होने की वजह से वो जो ठोस होगा, ठोस के जो बल होते हैं, ठोस के बलों से वो आसानी से उसकी सतह पे अधिशोषित हो जाएगा। तो यदि गैस जो हम ले रहे हैं उसका क्रांतिक ताप अधिक होगा तो वो ठोस की सतह पे अधिक अधिशोषित होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अधिक क्रांतिक ताप वाली गैसें ठोस की सतह पे आसानी से क्या होती हैं, अधिशोषण उनका होता है, जबकि कम क्रांतिक ताप वाली जो गैसें होती हैं उनका अधिशोषण जो होता है कम मात्रा में होता है। फोर्थ है दाब पर। तो अगर किसी ठोस की सतह पे हम गैसों का अधिशोषण करा रहे हैं और वहाँ पे अगर हम गैस पर दाब बढ़ाते हैं, तो दाब बढ़ाने से जो ठोस की सतह होती है, ठोस की सतह पे गैसों का अधिशोषण जो होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन ये दाब बढ़ाने पर भी अधिशोषण एक सीमा तक ही बढ़ सकता है। अधिशोषण जब उस सीमा तक बढ़ जाएगा उसके बाद हम कितना भी दाब बढ़ाएं, दाब बढ़ाने के बावजूद वहाँ पे और अधिक अधिशोषण नहीं होगा। तो एक सीमांत मान के बाद अधिशोषण के एक सीमांत मान के बाद दाब में वृद्धि करने पर अधिशोषण में कोई भी वृद्धि नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट है ताप पर। तो ताप बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये निर्भर करता है कि ठोस अपनी सतह पर ठोस की सतह पे कौन सा बल कार्य कर रहा है, जिस बल के कारण गैसें इसकी सतह पे अधिशोषित हो रही हैं। तो अगर ठोस की सतह पर वान डेर वाल बल कार्य कर रहा है, तो अगर वान डेर वाल बलों के कारण गैसें इसकी सतह पे अधिशोषित हो रही हैं, तो यहाँ पे अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण जो होगा वो कम हो जाएगा। देख रहे हैं कि ताप क्या है, अधिशोषण के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कि एक के बढ़ाने पर दूसरा कम हो जाएगा। तो अगर वान डेर वाल बल कार्य कर रहा है ठोस की सतह पर, तो अधिशोषण की मात्रा कम हो जाएगी जब ताप बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर ठोस की सतह पे कोई रासायनिक बल कार्य कर रहा है और इस रासायनिक बल के कारण गैसें इसकी सतह पे अधिशोषित हो रही हैं, तो उस कंडीशन पे अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है, यानी अब गैसें जो है अधिक मात्रा में वहाँ पे अधिशोषित होने लगेंगी। तो अब हम कोलाइडीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थॉमस ग्राहम ने पदार्थों का वर्गीकरण किया। उन्हें पदार्थों को दो भागों में बांटा, एक था क्रिस्टलाल और दूसरा था कोलाइड। तो ऐसे पदार्थ जिनके विलयन चरमपात्र झिल्ली से पार हो जा रहे थे उन पदार्थों को क्रिस्टलाल नाम दिया, और ऐसे पदार्थ जिनके विलयन चरमपात्र झिल्ली से पार नहीं हो पा रहे थे उनको कोलाइड पदार्थ नाम दिया गया। तो देखा गया यहाँ पे कि कोई पदार्थ लिया गया था और पदार्थ का हम किसी विलायक में विलयन बना रहे हैं। मान लीजिए एक विलायक है V1 और इस विलायक में इस पदार्थ का विलयन बनाया गया। तो यहाँ पे देखा गया कि जो विलयन तैयार हुआ ये विलयन चरमपात्र झिल्ली से पार हो जा रहा था, तो यहाँ पे उसको
कर रहा था। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक ही पदार्थ क्रिस्टलाभ की तरह भी व्यवहार कर रहा है और कोलाइड की तरह भी व्यवहार कर रहा है। इस तरीके से पदार्थ का ये वर्गीकरण जो है असफल रहा, मतलब कि पदार्थ को इस तरीके से सही तरह से वर्गीकृत नहीं कर पाए कि कौन पदार्थ क्रिस्टलाभ है, कौन पदार्थ कोलाइड है। तो इसलिए पदार्थ का जो है नया वर्गीकरण किया गया। तो ये नया वर्गीकरण केवल पदार्थों का वर्गीकरण नहीं था, बल्कि उनके विलयन का वर्गीकरण था। तो यहाँ पे पदार्थों के विलयन का वर्गीकरण किया गया और उसको 3 भागों में बांटा गया। पदार्थ के जो विलयन थे उनका 3 भागों में बांटा गया। पहला था वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन। सेकेंड था कोलाइड अवस्था, कोलाइड अवस्था इसी के बारे में आपको आगे और विस्तृत रूप से पढ़ना है, कोलाइड अवस्था के बारे में ही, इसी के बारे में। और थर्ड था निलंबन। तो यहाँ पे जो वास्तविक विलयन है ये समांगी मिश्रण ही है, मतलब समांगी मिश्रण को ही हम वास्तविक विलयन कहते हैं। तो इनका जो वर्गीकरण है ये इनके विलय कणों के आधार पर विलय कणों के आकार के आधार पर किया गया। तो अगर विलय कणों का जो आकार था वो 1 नैनोमीटर या फिर इसको हम कह सकते हैं कि 10 एंगस्ट्रॉम, तो 1 नैनोमीटर या फिर 10 एंगस्ट्रॉम से अगर कम था विलय पदार्थों के जो कणों का आकार था, अगर 1 नैनोमीटर या फिर 10 एंगस्ट्रॉम से कम था तो उस विलयन को वास्तविक विलयन कहा गया। अगर जो विलय कण थे उन कणों का आकार 1 नैनोमीटर से अधिक लेकिन 1000 नैनोमीटर से कम था, यानी एक से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच था, तो ऐसे जो विलयन थे उनको कोलाइड अवस्था कहा गया। और ऐसे विलयन जिसमें विलय कणों का आकार जो वो 1000 नैनोमीटर से अधिक था, तो इस प्रकार के विलयन को निलंबन कहा गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो विलयन है, पदार्थ के विलयन का वर्गीकरण विलय कणों के आकार के आधार पर किया गया है। 1 नैनोमीटर से कम है तो ये वास्तविक विलयन हुआ, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच तो ये कोलाइड अवस्था हुई, और 1000 नैनोमीटर से अधिक है तो ये निलंबन हो गया। अब हम कोलाइडी तंत्र के प्रकार पढ़ेंगे, यानी हम यहाँ देखेंगे कि कोई कोलाइडी अवस्था जो है 3 घटकों से मिलकर बनी होती है। तो पहला है परिक्षिप्त अवस्था और दूसरा है परिक्षेपण माध्यम। तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों को परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं। यानी अगर हमारे पास एक कोलाइडी विलयन है और इस विलयन में जो कोलाइडी कण होंगे, जो विलय के कण होंगे, उन कणों को ही यहाँ पे परिक्षिप्त अवस्था कहा जाएगा। और परिक्षेपण माध्यम में कोलाइडी कण जिस माध्यम में होते हैं या जिस विलायक में होते हैं, तो यानी ये जो कोलाइडी कण है ये जिस माध्यम में या जिस विलायक में है, उस विलायक को या माध्यम को यहाँ पे हम परिक्षेपण माध्यम कहेंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो होगा ये परिक्षेपण माध्यम हो जाएगा और ये जो विलय के कण है ये परिक्षिप्त अवस्था हो जाएगी। तो इसको हम एक उदाहरण से देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम एक कोलाइडी अवस्था बना रहे हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाकर, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाकर एक कोलाइडी अवस्था यहाँ बना रहे हैं। तो इसको मिलाने से कोलाइडी अवस्था मिलती है। इसके कणों का जो साइज होता है यहाँ इस विलयन में 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। तो यहाँ पे जो ये विलयन बनेगा उसको हम कह सकते हैं कि कोलाइडी अवस्था या कोलाइडी विलयन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जल होगा, जल में ये विलय का कण हो जाएगा, विलय के कण जो होंगे जल में फैले होंगे, तो ये जल होगा यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम कहलाएगा। और ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये यहाँ पे परिक्षिप्त अवस्था कहलाएगी। अब हम कोलाइडी तंत्र का वर्गीकरण देखेंगे, यानी कोलाइडी विलयनों के प्रकार देखेंगे। तो इसका वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया। फर्स्ट है परिक्षिप्त अवस्था व परिक्षेपण माध्यम के आधार पर, और सेकेंड है कोलाइडी कणों के आकार के आधार पर। तो यहाँ पे जो परिक्षिप्त अवस्था व परिक्षेपण माध्यम है, तो इस आधार पे ये 2 प्रकार के हैं, एक द्रव स्नेही तंत्र और सेकेंड है द्रव विरोधी तंत्र। तो अगर हम कोलाइडी कणों को यानी विलय के कणों को परिक्षेपण माध्यम में यानी विलायक में डाल रहे हैं और आसानी से विलयन का निर्माण हो रहा है, कोलाइडी विलयन का निर्माण आसानी से हो जाएगा इस तरीके से, तो हम कहेंगे कि ये जो तंत्र है ये द्रव स्नेही तंत्र होगा। यानी कि अगर विलय के कणों को विलयन में डालने पर कोलाइडी विलयन का
विलय के कणों को विलायक में डालने पर विलयन का निर्माण आसानी से हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये द्रव स्नेही है, और अगर आसानी से नहीं होगा तो हम कहेंगे कि वो द्रव विरोधी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर हम जो द्रव ले रहे हैं उसको अगर हम जल ले रहे हैं, यानी परिक्षेपण माध्यम जल है, तो इस कंडीशन में इस तंत्र को हम जल स्नेही तंत्र कहते हैं, और यहाँ पे अगर रहेगा तो उसको जल विरोधी तंत्र कहेंगे। और हम ये देख सकते हैं कि जो जल स्नेही तंत्र होते हैं वो स्थायी होते हैं, मतलब इस प्रकार के जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो अधिक समय तक कोलाइडी अवस्था में बने रहते हैं। लेकिन ये जो द्रव विरोधी तंत्र होते हैं ये अस्थायी होते हैं, यानी ये इस अवस्था में बहुत कम समय तक ही बने रह पाएंगे। और ये जो विलयन होते हैं, अगर मान लीजिए कि ये विलयन किसी तरीके से इनकी परिक्षेपित अवस्था और परिक्षेपण माध्यम अलग अलग हो गया है, यानी विलय और विलाय के कण अलग हो गए हैं, तो अगर इन्हें हम फिर दोबारा मिला देंगे तो दोबारा मिलाने पर आसानी से विलयन का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अगर ये अलग हो गए हैं, इनको और फिर से विलयन का निर्माण करना है, तो इसके लिए हमें किसी विशेष तकनीक की आवश्यकता होगी, तभी हम फिर दोबारा से इनको विलयन बना पाएंगे। अब हम कोलाइडी कणों के आकार के आधार पर इनका वर्गीकरण देखेंगे। तो इस आधार के 3 प्रकार के हैं: बृहद आणविक कोलाइड, बहुआणविक कोलाइड, बृहद आणविक कोलाइड और समृद्ध कोलाइड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो बहुआणविक कोलाइड है, इस तरह के कोलाइड में इसमें पहले से बहुत से कण होते हैं, बहुत सारे अणु होते हैं जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। तो ये 1 नैनोमीटर से कम साइज के यहाँ पे कण हैं, और जो आपस में मिलकर एक ऐसे कण का निर्माण करते हैं जिनका साइज कोलाइडी कणों के साइज का होता है। यानी ये जो कण होते हैं, बहुत सारे छोटे से कण या अणु मिलकर एक बृहद अणु का एक ऐसे अणु का निर्माण करते हैं जो कोलाइडी गुण रखता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो ये कोलाइडी अवस्था है बहुत सारे अणुओं के मिलने से बन रही है, इसलिए इसको हम बहुआणविक कोलाइड कहेंगे। सेकेंड है बृहद आणविक कोलाइड। तो बृहद आणविक कोलाइड में हम देख रहे हैं कि जो कोलाइडी कण होते हैं, यानी जो विलय पदार्थ के कण होते हैं, उन कणों का साइज जो होता है बड़ा होता है। ये पहले से बड़े हैं, ये किसी के मिलने से या नहीं बन रहे हैं, तो इनका साइज होता है पहले से ही बड़ा होता है, तो इसको हम कहते हैं बृहद आणविक कोलाइड। और थर्ड है संगुणित कोलाइड। तो संगुणित कोलाइड में जो विलय के कण होते हैं, तो जब इनकी सांद्रता कम होती है, सांद्रता कम मतलब कि ये कम मात्रा में उपस्थित है, जब ये कम मात्रा में उपस्थित होते हैं तो ये एक वैद्युत अपघट्य के भांति कार्य करते हैं। वैद्युत अपघट्य मतलब एक आयनिक यौगिक की तरह कार्य करते हैं। लेकिन जब इनकी सांद्रता बहुत अधिक हो जाती है, मतलब ये बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो इस कंडीशन में ये जो है एक दूसरे से संगुणित हो जाते हैं, एक दूसरे से मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, और वो संगुणित अणु जो होता है यहाँ पे कोलाइड कण की भांति व्यवहार करने लगता है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे विलयन बनता है, इसको हम संगुणित कोलाइड अवस्था या संगुणित कोलाइड विलयन